नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज मैं एक विशेष वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं और इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो 1 अक्टूबर 2020 को बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के कारण जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसके कारण परीक्षा का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है और उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि प्रश्न पत्र का जो समय हल करने का जो समय है वो 2 घंटे का हो गया है और उसमें जो पार्ट सी आता है यानी भाग से आता है उसको हटा दिया गया है। तो ये इस बदली हुई परिस्थिति में आप अपनी तैयारी को किस रूप में करें कि नंबर जो है अच्छे आ सकें, तो मैं इसी को लेकर थोड़ी सी चर्चा आपसे कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसे एक अवसर के रूप में भुनाइए, यानी ये जो एक ऐसा अवसर है जिसमें आपके मान लो पिछले 2 सालों में आपके मार्क्स कम है या इस साल आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। इसका कारण ये है कि जो पार्ट सी है जिसमें 3 बड़े प्रश्न आते हैं वो इसमें नहीं करने हैं और सबसे कम मार्क्स है इन्हीं 3 प्रश्नों में ही आते हैं। इसलिए पार्ट ए और पार्ट बी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, एक अवसर की तरह है। आप उसको भुनाइए और अपनी तैयारी को इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए कि आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आएँ। और मैं ये दावा कर सकता हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आप तैयारी को थोड़ा सा अगर अलग ढंग से करते हैं तो इस पेपर में आप 80 से लेकर 90% तक अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये मुमकिन है थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से, और वो भी इन 4-5 दिन जो बचे हैं, इन 4-5 दिनों में तैयारी करके आप अच्छे से इतने अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका जो भाग ए आता है जिसमें 10 छोटे प्रश्न आते हैं जिनकी शब्द सीमा, उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द रहती है। मुख्यतः ये जो प्रश्न आते हैं, यदि हम इस पेपर के अर्वाचीन हिंदी काव्य इस दृष्टि से बात करें तो मुख्य तौर पर जो प्रश्न आते हैं वो आपके पाठ्यक्रम में जो 6 कवि निर्धारित हैं उनमें से आएंगे। और उनमें से किस तरह के आएंगे कि अमुक रचना किस कवि की है। साधारणतः ये सवाल 2-3 प्रश्न जो है इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि पर्टिकुलर किसी कविता का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कविता किस कवि की है। तो आपको जो 6 कवि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उन 6 कवियों की आपके पाठ्यक्रम में जो कविताएं निर्धारित है उनके नाम आपको याद होना चाहिए। यानी सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो आपके दिमाग में ठीक ढंग से बैठा हुआ होना चाहिए। हर कवि की कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है सबके नाम आपको याद होने चाहिए। तो एक प्रश्न तो बनता है मूल रूप से ये कि अमुक कविता किस कवि की है। एक फिर ये भी बन जाता है कि किसी कविता की मूल संवेदना क्या है, मूल स्वर क्या है अथवा मूल भाव क्या है। तो हर जैसे जितने भी कवि हैं, मान लो प्रसाद है, पंत है, मैथिली शरण गुप्त है, तो उनकी जो 4-5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी है तो हर कविता का मूल भाव आप अपने शब्दों में 2-3 लाइन तैयार कर लीजिए पहले से ही लिखकर कि इस कविता का मूल स्वर, मूल संवेदना या मूल भाव ये है। और इस तरह का जो प्रश्न बनता है मुझे उसका उत्तर इस तरह देना है। यदि आप इस रूप में लिख लेते हैं, लिखकर उसको याद कर लेते हैं, तो आप जब व्याख्या करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, फायदा मिलेगा, सहायता मिलेगी। तो दूसरे प्रकार का प्रश्न ये हो गया। तीसरे प्रकार का प्रश्न होता है कि उस कवि की जो मुख्य रचनाएं, न कि आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है वो कविताएं नहीं, उस कवि की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो कम से कम 4-5 नाम आपको याद होने चाहिए। कई बार सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की 2 रचनाओं के नाम लिखिए या मैथिली शरण गुप्त की 4 रचनाओं के नाम लिख लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कवि की 4-5 प्रमुख रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। और उसके साथ ही उसकी जो प्रमुख रचना है, जैसे यदि हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो जैसे उनकी रचना है साकेत, यदि प्रसाद की बात करें तो कामायनी, दिनकर की कुरुक्षेत्र, तो आपको उन प्रमुख रचनाओं के प्रकाशन वर्ष भी याद होने चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है और उसका प्रकाशन वर्ष का नाम बताइए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
एक प्रश्न ये भी बनता है कि जैसे आपके पाठ्यक्रम में कोई कविता लगी है, वो किसी खंड काव्य या महाकाव्य का अंश है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कविता जो है किस खंड काव्य अथवा किस महाकाव्य का अंश है। तो ये मोटा मोटी जो सवाल बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न जो बनते हैं आपके पाठ्यक्रम में, जो 6 कवि निर्धारित है उनमें से सामान्य तौर पर एक कवि से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। फिर अगले जो 4 प्रश्न, छोटे 4 प्रश्न है, वो द्रुत पाठ में निर्धारित कवियों से बनते हैं। आपके 2 इकाइयाँ द्रुत पाठ हेतु निर्धारित कवियों से संबंधित है, जिनमें प्रत्येक इकाई में 3-3 कवि है। तो उन जो 6 पीछे जो 6 बचे हैं कवि द्रुत पाठ में, उनमें से 4 प्रश्न आएंगे। तो उसमें मुख्य तौर पर उस कवि की 2 मुख्य विशेषताएं पूछ ली जाती है, काव्य की विशेषताएं, कि उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो कोई भी कवि है, धर्मवीर भारती है, तो धर्मवीर भारती के काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं, ये भी आपको पूछ ली जाती है। तो द्रुत पाठ में जो कवि हैं उनकी आप प्रमुख रूप से 2 या 3 या 4 काव्य की जो विशेषताएं हैं, उनका जो काव्य का जो स्वर है उससे संबंधित, काव्य का जो भाव सौंदर्य है उससे संबंधित 4-5 विशेषताएं, 2-3 विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप छोटे प्रश्न कर सको। तो छोटे प्रश्नों का मामला ये है कि आप उसमें शब्द सीमा होती है, एक करीब करीब एक फिक्स उत्तर होता है, तथ्यात्मक उत्तर होता है, तो जिसमें आप कर देते हो तो उसमें करीब करीब पूरे मार्क्स मिलने की, पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं भाग ब की। इसमें 5 प्रश्न आते हैं और उनमें विकल्प भी मिलता है, यानी अथवा में एक प्रश्न आता है, दोनों में से आपको एक प्रश्न करना होता है। और प्रत्येक जो प्रश्न है उसके उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 250 शब्द होती है, और इस तरह आप लगभग 1 से 1.5 पेज तक उस प्रश्न को करते हो। अगर स्पेसिंग ज़्यादा रखते हो, जगह बीच में ज़्यादा रखते हो, तो 2 पेज तक भी उसका उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, जो शब्द सीमा है उसको क्रॉस करने से बचें, उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करें। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो आपके पाठ्यक्रम में 6 कवि निर्धारित है, उनमें से एक व्याख्या आएगी और आपको 3 व्याख्याएं करनी है। यानी पहली इकाई से 2 व्याख्या आएगी, उनमें से एक व्याख्या करनी है। मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद में से 1, फिर जो है निराला और पंत में से 1, और फिर दिनकर और अज्ञेय में से 1 व्याख्या। इस तरह 3 व्याख्याएं आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि भाग स के हट जाने से आपको उन कवियों से, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है 6 कवि, उनमें से आपको बड़े प्रश्न हल नहीं करने हैं, उनकी तैयारी आपको नहीं करनी है। तो एक बड़ा जो समय जिसमें खपता था आपका, बहुत ज़्यादा समय जो खा जाते थे वो प्रश्न तैयार करने में, वो समय आपका पूरा बच रहा है। आप उनको हल करते थे, उसमें भी आपका समय लगता था, आप उनको तैयार करते थे, उसमें भी आपका समय लगता था, और उसके बाद भी नंबर उनमें अच्छे नहीं आते थे। करीब करीब उसमें जो रेशियो रहता है मार्क्स प्राप्त करने का, वो लगभग 50 के आसपास रहता है। यानी आप अच्छा भी करते हो तो 50 से 60% मार्किंग उनमें होती है। लेकिन ये जो 250 शब्द वाले शब्द सीमा वाले जो प्रश्न है, इनको यदि आप हल करते हो तो आप इनमें अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें तथ्य ज़्यादा होते हैं, वर्णन वो कम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 में से आपको 3 व्याख्याएं करनी है। इसका एक तरीका है, अभी जो समय बचा है उसमें आपको क्या करना है कि आपके पाठ्यक्रम में जो कविताएं निर्धारित है, उन कविताओं को आप पढ़ लीजिए। क्योंकि अर्वाचीन हिंदी काव्य यानी आधुनिक हिंदी काव्य है, और भाषा जो है वो खड़ी बोली है, बोलचाल के अधिक निकट है, तो आपको कविता समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप साधारण सिंपली उनकी सिर्फ रीडिंग मार लीजिए, पढ़ लीजिए उनको 4, 5, 6 बार, जितनी बार उन कविताओं को सीधे सीधे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ोगे तो कविताएं समझ में आ जाएगी। इतने में आपको फिर ये पता चल जाएगा कि ये जो कविता है, ये जो कवितांश आया है, काव्यावतरण आया है, वो किस कविता से है और उसके कवि कौन से हैं। तो आपको उनमें से सिर्फ व्याख्या ही तैयार करनी है, उनमें से प्रश्न तैयार नहीं करने हैं। तो व्याख्या का एक पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि उस पैटर्न से ही अगर आप उसको सही ढंग से प्रेजेंट करते हैं, सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो व्याख्या में नंबर अच्छे आते हैं। जैसे आप लिखते हो, सबसे पहले संदर्भ लिखते हो, तो संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि अमुक कवि है वो किस काल का है। हालांकि सारे कवि आधुनिक काल के हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त है वो द्विवेदी युग के हैं।
फिर प्रसाद पंत और निराला जो है छायावादी कवि है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक जो कवि है वो किस युग का है। तो आप उससे शुरुआत ये कर सकते हैं कि भाई इस युग के ये कवि, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कविता, जिस कविता का ये अंश है वो किसी पर्टिकुलर किसी संग्रह में, किस संग्रह में संकलित है, उस काव्य संकलन का क्या नाम है, या किसी खंड काव्य अथवा महाकाव्य का पार्ट है या अंश है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसका भी आप हवाला दे सकते हो, उसका भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो संदर्भ में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए कि ये कविता कौन सी है, इसका लेखक कौन सा है, लेखक जो है किस काल का है, और ये कविता है जो किस काव्य संकलन से है, अवतरित की गई है, संकलित की गई है, अथवा जो है किसी खंड काव्य या महाकाव्य का अंश है, या किसी नाटक का, जैसे जयशंकर प्रसाद की कुछ कविताएं किसी नाटक से, कई नाटकों से भी ली गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका आप जो है उल्लेख उस संदर्भ में कर सकते हो। फिर प्रसंग में आप वो जो अंश आ रहा है उससे संबंधित आप जो आपकी जो जितनी समझ है, जो समझ में आ रहा है, उसको आप लिख सकते हो कि कवि जो है इस अंश में क्या कहना चाहता है। फिर व्याख्या में जनरली हम अनुवाद लिखते हैं, सामान्य तौर पर अनुवाद लिखते हैं। तो अनुवाद की दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि सारे के सारे आधुनिक काल के कवि हैं, आप अच्छे से उनको समझ सकते हो और उसे साधारण भाषा में, अपनी भाषा में आपको लिखना है। फिर चौथा जो विशेष या काव्यगत सौंदर्य आप लिखते हो, उसमें दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक तो भाषा और दूसरी शैली या छंद। इस तरह भाषा में आपको पता है कि सारे के सारे कवि जो है खड़ी बोली में लिखे हैं, लेकिन शैली में आपको ये देखना है कि शैली जो है तत्सम शब्दावली युक्त है या बोलचाल की शब्दावली युक्त है या लाक्षणिक भाषा से संबंधित है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान देनी है। उसके बाद में जो ये 3 प्रश्न हो गए, 5 में से 3 प्रश्न हो गए, उसके बाद में जो 2 प्रश्न आएंगे वो आपकी इकाई 4 और 5 से आएंगे। इकाई 4 और 5 इन दोनों में द्रुत पाठ के 3-3 कवि हैं और उनमें एक एक प्रश्न आएगा विकल्प सहित, यानी आपके 4 कवि कवर हो जाएंगे, उनमें से 2 कवियों को आपको टिप्पणी परक जो है उत्तर देना है। तो इन प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले वर्षों में जो किस तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे महादेवी का जब जिक्र आता है तो उसका जो है वेदना के बारे में पूछ लिया जाता है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रगतिशील चेतना के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस कवि की मूल थीम क्या है, तो ये पता होना चाहिए। बाकी मुख्य तौर पर उसका परिचयात्मक विवरण ही पूछा जाता है, तो उसमें सबसे पहले कवि का परिचय आ जाता है, उसका काल आ जाता है, किस काल के कवि हैं, फिर उसकी प्रमुख रचनाएं आ जाती है, कुछ बड़ा पुरस्कार वगैरह मिला हो तो वो आ जाता है, फिर उस कविताओं से फिर उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में आप लिख सकते हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि आप जब ये प्रश्न हल कर रहे हो तो उसमें उदाहरण जरूर लिखें। उदाहरण के रूप में आप उसकी कविता की कुछ पंक्तियां जो है बीच बीच में डालते रहें। जिस विषय वस्तु को आप बता रहे हैं उससे संबंधित कुछ काव्य पंक्तियां उसमें आ जानी चाहिए, इससे इसमें नंबर अच्छे आएंगे, वरना नंबर कम आएंगे। तो ये जो 2 प्रश्न हैं इसमें ध्यान देने की बात यही है कि आपको 4 विकल्प, 6 में से आपको 4 विकल्प मिलेंगे, 4 कवि आएंगे, उनमें से 2 को करना है, एक चौथी इकाई से और एक 5वीं इकाई से। तो कम से कम आपके पास 4 कवि ऐसे तैयार होने चाहिए, कुछ काव्य पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए कि आप उनको अच्छे से हल कर सको। तो ये इसमें ध्यान रखने की बात है। और इससे क्या है कि जो मार्क्स जो है, मार्किंग है वो बढ़ जाती है। फिर जो भाग से आता है ये पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ये आपको पेपर, हालांकि पेपर में आएगा लेकिन आपको हल नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस पेपर से संबंधित। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप का अपना ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।